सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह प्रोग्राम में साथ होता है सीनियर पत्रकार मनदीप पूनिया जी का और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर होती है बातचीत। करते हैं सबसे पहले पूनिया जी का प्रोग्राम में स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है पूनिया जी। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का करेंगे। सबसे पहले जिस खबर पर हम जाएंगे वो आज ईरान अमेरिकी जंग के साथ ही भी जुड़ी हुई है और इसी के साथ उसका भारत पर जो असर पड़ रहा है उसी के साथ जुड़ी हुई है। इस सबके बीच में जब जंग चल रही है तो हॉर्मुज जलडमर जो है उसको लेकर अलग अलग तरह की अलग अलग टाइम पर बातें चलती हैं कि किसी देश को गुजरने की अनुमति दी जा रही है, किसी को नहीं दी जा रही है। लेकिन ऑल ओवर दुनिया में अपने अपने जो ऑयल रिजर्व्स हैं उनमें से तेल की कमी की वजह से लगातार देश चिंता में है, लोग चिंता में हैं, कीमतें बढ़ रही हैं। हॉर्मुज स्टेट के संकट के बीच वेनेजुएला के राष्ट्रपति जो हैं वो भारत आए हैं। इस कार्रवाई को कैसे देखें? इसमें बेशक वेनेजुएला और भारत का मामला है लेकिन ये अमेरिका से भी छुपा हुआ नहीं है। अमेरिका के कहने पर ये कार्रवाई हो रही है ऐसा नजर आ रहा है या फिर कुछ और है? देखिए गुरप्रीत, पहले हम खबर की बात करते हैं। खबर में हुर्मुज संकट के बीच में वेनेजुएला की जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, डेल्सी रोड्रिगेज, वो बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए यहाँ आई और उनकी मुलाकात हुई। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब भारत और वेनेजुएला के बीच एनर्जी में तेजी से कहीं ना कहीं भारत तेजी से वहां से ऑयल खरीद रहा है, क्रूड ऑयल खरीद रहा है। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में तेल सप्लाई को लेकर बड़ा समझौता हो सकता है। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी डेल्सी से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि भारत वेनेजुएला संबंधों को मजबूत करने में डेल्सी की लंबे समय से महत्वपूर्ण भूमिका रही है और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बातचीत दोनों देशों के सहयोग को और आगे बढ़ाएगी। खैर, अमेरिका की आप देखें कि अमेरिका ने इसी साल बीती 4 जनवरी को जो मौके के राष्ट्रपति थे मादुरो, उनका तख्ता पलट कर दिया था और डेल्सी रोड्रिगेज को ही वहां का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया था। तो वो अमेरिका के काफी नजदीक हैं, तो अमेरिका के इशारे पर ही डेल्सी काम करती हैं। तो नो डाउट वह भारत आई हैं तो अमेरिका के इशारे के ऊपर ही आई होंगी। और भारत को अमेरिकी ट्रेड डील में भी ये बात कही थी कि वेनेजुएला से आप तेल खरीदिए। भारत के मामले में वेनेजुएला तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना हुआ है और एनर्जी ट्रैक करने वाली जो एजेंसी है केपलर, उसने उसके मई 2026 के डेटा के मुताबिक वेनेजुएला ने तेल सप्लाई के मामले में सऊदी अरब और अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। अभी केवल रूस और यूएई ने ही उससे ज़्यादा तेल सप्लाई किया है। तो खैर, और भारत इस महीने में जो भारत को वेनेजुएला से होने वाली तेल सप्लाई है वो अप्रैल के मुकाबले में 50% बढ़ गई है, यानी कि 50% का हाइक सीधा सीधा देखने को मिल रहा है। तो खैर, लगातार जो तेल निर्यात हो रहा है वेनेजुएला से, उसको लेकर भारत में जो बढ़ रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ जो भारत की ट्रेड डील है उसका उसका बड़ा रोल माना जा रहा है। अभी के लिए, क्योंकि वेस्ट एशिया में बहुत जंग का बहुत बुरा हाल है, कोई आगे चीजें होती दिख नहीं रही, तो सबसे ज्यादा ब्रेंट क्रूड तो डेली रशिया से ही भारत को लेना पड़ रहा है। लेकिन तीसरे नंबर पर वेनेजुएला आ गया है, उससे आगे यूएई है, सऊदी भी है और अमेरिका भी तकरीबन 3.25 लाख बैरल डेली ब्रेंट क्रूड दे रहा है भारत को। तो खैर, वेनेजुएला 2012 में भी तेल सप्लाई भारत को करता था, कई साल तक करता भी रहा उसके बाद, लेकिन बीच में रिश्ते खराब हुए और अब दोबारा से 2019 के बाद शायद, हाँ, रिश्ते खराब हुए थे। और अब ये देखा जा रहा है कि दोबारा से अमेरिका की वजह से दोबारा जो है वेनेजुएला वो भारत के नज़दीक आ रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में भी आज बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। हिजबुल्लाह को हथियार छोड़ने की धमकी दी गई थी, तो हिजबुल्लाह ने मना कर दिया, किसी भी किस्म की सरेंडर का या डीआर्म होने की बात को उन्होंने रोक दिया है, मना किया है।
खैर कुवैत एयरपोर्ट पर जो ईरानी ड्रोन मिसाइल हमले हुए थे, उसमें जो एक भारतीय की मौत हुई थी, उसकी वीडियोस भी आई हैं और काफी दिल दहला देने वाली वीडियोस हैं। ईरान ने कुवैत और बहरीन को चेतावनी दी है। तेहरान ने कहा है कि अगर किसी देश की जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए हुआ तो वह जवाबी कार्रवाई करेगा। वहीं जो डिप्लोमेसी चल रही थी पूरी, कि भाई समझौता हो गया है, काफी पिछले संडे आप याद करिए कि काफी उसके ऊपर रिपोर्टें भी हुई थी, तो उसमें ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने परमाणु हथियार नहीं बनाने की शर्त मानी मानी हुई है, सिर्फ टाइम को लेकर चक्कर है। अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा कि प्रस्तावित समझौते में ईरान परमाणु बम नहीं बनाने का वादा करेगा। तो खैर यही है। अभी तो लेबनान में इजरायली जो मिलिट्री ऑपरेशंस है वो तेज हो रहे हैं, और उसमें ये कहा जा रहा है कि लगातार इजराइल कई इलाकों में हवाई हमले कर रहा है और लोगों को घर खाली करने के आदेश दे रखे हैं। वहीं हिजबुल्लाह ने भी 13 जगहों के ऊपर हमलों का दावा किया है। तो खैर हिजबुल्लाह का यही है कि हिजबुल्लाह ने डीआर्म होने से मना कर दिया है, और इसराइल के खिलाफ टक्कर लेने के लिए अभी भी हमें हम उसको लड़ते हुए देख रहे हैं। जी बिल्कुल। और इससे आगे अगर बढ़े तो भारत ने एक और कीर्तिमान स्थापित कर दिया है पीएम मोदी के नेतृत्व में। भारत का रुपया एशिया में सबसे तेजी से गिर गया है, सबसे तेजी से गिरने वाली करेंसी बन गया है। देखिए पिछले 5 महीने के अंदर अंदर 6% से ज्यादा टूटा है, तो डॉलर के मुकाबले भारत का रुपया एशिया में सबसे तेजी से कमजोर हो रहा है। जबकि इसी दौरान पाकिस्तानी जो रुपया है वो 0.5% यानी कि थोड़ा सा मजबूत हुआ है। चीनी युआन तो 3% तक मजबूत हुआ है। तो बड़े भारत तकरीबन सबसे ऐसा देश है जिसका सबसे बुरा हाल देखने को मिला। 6% के आसपास जो है गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि एशिया में और भी कई मुल्क हैं, जैसे बांग्लादेश, जापान, थाईलैंड, फिलीपींस, उनकी भी करेंसियां गिरी हैं, लेकिन भारत सबसे बुरी स्थिति में है। पाकिस्तान, सिंगापुर, मलेशिया और चीन, इन 4 मुल्कों की जो करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले थोड़ी स्ट्रांग हुई है। सबसे ज्यादा चीन का युआन तकरीबन 3.5% के आसपास स्ट्रांग हुआ है। खैर इसमें जो हैरानी है वो पाकिस्तान वाली ही हैरानी है। पाकिस्तान का रुपया 0.5% डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ, जबकि भारत का 6.25% कमजोर हुआ। तो ये बड़ा लोग इस पे अचंबा मान रहे हैं। इसमें देखिए इस पूरे मामले में ये देखिए कि इकोनॉमिक्स का सबसे जो बुनियादी असूल क्या है। अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक्स का भी देखें, जिसकी मांग ज्यादा उसकी कीमत ज्यादा। तो जी दुनिया का लगभग 88% कारोबार आपको पता है डॉलर में होता है, तो तो सभी देश डॉलर रखना ही चाहेंगे। इसी के चलते सभी देशों के पास जितनी भी विदेशी करेंसी होती है उसमें से तकरीबन 57% तो डॉलर ही है। इसलिए रोकड़ मंडी में भी डॉलर को ग्लोबल करेंसी मान लिया गया है। अब इसी के आधार पर बाकी देशों की करेंसी नापी जोखी जाती है। तो ये एक मामला है, और इस समय रोकड़ मंडी में डॉलर की मांग बहुत ज्यादा है। भारत में भी डॉलर जितना आ रहा है उससे ज्यादा खर्च हो रहा है, इसलिए रुपया जी तेजी से गिर रहा है। और इस वक्त मतलब $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 95 पहुंची हुई है, जो कि मतलब याद करिए जनवरी में तो वो 88-89 के आसपास थी, फिर 90 पार हुआ, 95 का मार्क टच किया। नारे ऐसे ऐसे चलने लग गए थे कि अब की बार रुपया 100 पार। तो खैर ये मामले काफी इसको लेकर मोदी सरकार के का क्रिटिसिज्म भी हुआ है, और लोग जी। काफी सवाल भी उठा रहे हैं। इसी के इससे अगर हम आगे बढ़ें तो बात दिल्ली में जो कल आगजनी हुई है, आग लगने से बहुत ही भयानक सीन देखने को मिले, जिसमें इंटरनेशनल जो लोग भारत आए हुए थे वो जले। उसके बाद अभी जो वहां से जानकारियां आ रही हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। रिहायशी एरिया में ये होटल बना हुआ था और कल आपने शायद बताया था कि इनके पास कुछ एनओसी वगैरह भी नहीं थी, फिर भी ये चल रहा था। हमारे देश में घटना हो जाने के बाद ही वैसे पता चलता है कि कौन सी चीज नहीं थी इस चलाने वाले व्यक्ति के पास। देखिए काफी ऐसा कांड हुआ है कल कि जिससे मतलब एक हिसाब से दिल दहल गया। 21 लोगों की डेथ हुई, और हमने वो विजुअल्स देखे जिसमें चौथी पांचवी मंजिल की बैल्कनी से जो
टूरिस्ट हैं वो कूद रहे हैं और 21 लोगों की डेथ हुई। रिसेप्शन के ऊपर जो लड़की बैठी थी वो वैसे की वैसी बैठी हुई जली हुई मिली है। तो वो बहुत मतलब भयानक रहा होगा और उसके साथ तो सबसे बुरा हुआ है लड़की के साथ तो। खैर तकरीबन 17 जो मरने वाले हैं उनको ये बताया जा रहा है कि वो बाहरी नागरिक हैं, ज़्यादातर अफ्रीकी कंट्रीज़ के, नहीं 11 विदेशी नागरिक हैं और ज़्यादातर अफ्रीकी देशों के हैं, कुछ बांग्लादेश से भी हैं। तो खैर लगातार लोग आपने देखा होगा कि जब आगजनी हो रही थी तो लोग भी गद्दे डाल-डाल के जो बालकनीज़ से कूद रहे थे, उनको बचा रहे थे। लेकिन फिर भी 21 लोगों की काफ़ी काफ़ी बड़ी संख्या है मौत होने की। सही कहा आपने रिहायशी इलाकों में कैसे होटल चलते हैं। दिल्ली में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जैसे ओल्ड दिल्ली जो है जिसमें पहाड़गंज वाला जो इलाका है रेलवे स्टेशन के नज़दीक वाला से, वहाँ पर बहुत सारे आपको होटल चलते हुए मिलेंगे और वहाँ पे विदेशी नागरिक भी ठहरते हैं क्योंकि ओल्ड दिल्ली वाइब लेने के लिए। और ये मालवीय नगर वाला इलाका हो गया। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बहुत इस किस्म के होटल हैं। दिल्ली की त्रासदी ये है गुरप्रीत कि 76% ऑफ द दिल्ली इज अनप्लैन्ड। जी, जिसकी भारत 75 साल हो तो गए भारत को आजाद हुए, लेकिन अभी भी आप देखें कि वो अपनी राजधानी को भी कम से कम 50% डेवलप नहीं कर पाया। जी, देखिए डेवलप्ड सिटीज की बात होती है तो चंडीगढ़ जैसे शहरों का ही नाम आगे आता है। बाकी भारत के पास कोई बहुत बढ़िया डेवलप्ड सिटीज नहीं है जो इंडिया के जो अगर बात करें कि जो मास्टर प्लान्स हैं शहरों के, वो लगातार फेल भी होते हैं। गैर जो अपन क्या कहेंगे, अवैध कॉलोनियाँ तो कहना ठीक नहीं होगा। मतलब है अनप्लैन्ड जो कॉलोनियाँ होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं, उसमें लोग अपने हिसाब से घर बना लेते हैं। पतली-पतली गलियाँ होती हैं उनमें और सीवेज सिस्टम का भी बुरा हाल रहता है और ये रिहायशी इन्हीं बिल्डिंगों के बीच में होटल भी खुल जाते हैं सस्ते अकोमोडेशन के चक्कर में, क्योंकि जो प्लैन्ड जगहों पे जो होटल होते हैं तकरीबन 3 स्टार या 5 स्टार, उनमें आपको पता है कि रूम का रेंट बहुत ज़्यादा होता है और इंडिया की लगभग 80% आबादी तो आज के समय में आपको पता है 5 स्टार या 3 स्टार होटल में रूम अफोर्ड नहीं कर सकती। इसलिए जो एरिया ऐसी बिल्डिंगों में इस किस्म के होटल्स का काम चलता रहता है और जो गरीब मुल्कों से भी भारत में टूरिस्ट आते हैं वो भी यहीं इन्हीं होटलों में रुकना, क्योंकि उनकी पॉकेट के ऊपर भी ये हावी नहीं होते। ख़ैर बिल्कुल आपने सही कहा, इसमें ऐसी रिहायशी इलाकों की बिल्डिंगों में ना फायर के प्रबंध होते हैं, ना फायर एनओसीज़ वग़ैरह होती हैं और ये एक हिसाब से कह सकते हो कि अधिकारियों को रिश्वत-विश्वत देके इल्लीगल तरीके से ही चल रहे होते हैं। तो ख़ैर लापरवाहियाँ हुई हैं और लापरवाहियों के कारण आप देखें कि 21 लोगों की डेथ हुई है। काफ़ी आज वैसे बिहार में भी एक हॉस्पिटल में आग लगी है और वहाँ पर भी 5 लोगों की डेथ होने की खबर आ रही है। तो बड़े मतलब हम कई बार अपन बात करते हैं कि चाहे वर्क प्लेस हो या फिर ऐसी जगह हों, पब्लिक स्पेसेस हों भारत में, वो बहुत क्रूशियल स्थिति में इल मेंटेन्ड हम हमें देखने को मिलते हैं और उस वजह से इस किस्म की घटनाएं होती हैं। जी। और इससे आगे अगर बढ़े हम राज्यसभा चुनाव की बात करते हैं, बीजेपी ने 11 उम्मीदवारों की घोषणा की है जिसमें तरण चुग का नाम भी शामिल है, सतीश पूनिया का नाम भी शामिल है। हाँ, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी तक रवनीत बिट्टू का नाम शामिल नहीं है। हम ये मान रहे थे कि राजस्थान से ही रवनीत बिट्टू को भेजा जाएगा, लेकिन राजस्थान से सतीश पूनिया और एक अलका गुज्जर को कैंडिडेट बनाया गया है, डॉक्टर अलका गुज्जर को। मध्य प्रदेश से पंजाब के जो तरुण चुग हैं, उनको कैंडिडेट बनाया गया है और 11 सीटें ऐलान कर दी है। हालाँकि 26 सीटों पे चुनाव होना है, 18 जून को चुनाव होना है। शायद 1-2 दिन में और भी बाकी जो के बचे हुए कैंडिडेट हैं, रवनीत बिट्टू टाइप जो लोग हैं, उनको भी ये राज्यसभा में के लिए कैंडिडेट ऐलान दें। लेकिन हैरानी इस वजह से हुई क्योंकि वो केंद्र में वज़ीर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो मुझे लगा कि शायद उनको पहली लिस्ट में ही जगह मिल जाएगी, लेकिन पहली लिस्ट में उनको जगह नहीं मिली और पिछली बार जैसे वो राजस्थान से भेजा गया था, तो राजस्थान की लिस्ट से भी नाम काट दिया है। तो ख़ैर अफ़वाहें तो बहुत सारी भी हैं, इस किस्म की अफ़वाहें भी हैं कि शायद इस बार रवनीत बिट्टू को राज्यसभा भी ना भेजे बीजेपी। तो बहुत बहुत किस्म की जो बातें हैं वो चल रही हैं। खैर पंजाब के जो अमृतसर के रहने वाले हैं तरुण चुग, हालांकि बीजेपी में वो एक बड़ी पोस्ट पे भी हैं। वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं बीजेपी में और जम्मू कश्मीर और कई जगहों पे वो वहाँ के इंचार्ज रह चुके हैं।
तरुण चुग वैसे ठीक-ठाक पहचान रखने वाले बीजेपी में हैं और उनको मध्य प्रदेश से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। बाकी तो कोई ऐसा बड़ा मान सिंह परमार और मुकेश भाई राठवा के अलावा कोई ऐसे और कोई बड़े नाम तो देखने को मिले नहीं हैं। अगली लिस्ट में शायद बड़े नाम हो सकते हैं। हाँ, सतीश पूनिया भी बड़ा नाम है क्योंकि बीजेपी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। हालाँकि चुनाव हार गए थे अभी पीछे जो एमएलए के चुनाव हुए थे 2023 में, उसमें हार गए थे, इसलिए उनको शायद अब राज्यसभा भेजा जा रहा है। लेकिन खैर सतीश पूनिया को दिल्ली का और हरियाणा का भी इंचार्ज बना रखा था। अभी हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव हुए थे तो सतीश पूनिया उसमें बीजेपी के इंचार्ज थे। तो शायद इसी वजह से उनको राज्यसभा की सीट से नवाजा जा रहा है। जी। और इससे अगर हम आगे बढ़ें तो बात शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की बात करते हैं। उन्होंने चौराहे पर रात बिताई है, एक बार दोबारा से सुर्खियों में आए हैं, अभी क्या मसला है? देखिए वो कन्नौज गए हुए थे एक एक जगह पे प्रोग्राम करने के लिए और उसमें जिस जिस व्यक्ति ने उनका प्रोग्राम धार्मिक जो कार्यक्रम था और जिस जिस व्यक्ति ने प्रबंध करे हुए थे उसको कन्नौज की जो प्रशासन है जो सरकारी तंत्र है उन्होंने बहुत डराया और प्रशासन ने कन्नौज में वो जहाँ पर वो रुकना था जिस स्कूल में उनका प्रबंध किया गया था तो उस स्कूल के मालिक को वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से डराया गया और उसी के कारण कहीं न कहीं उनको चौराहे के ऊपर रात बितानी पड़ी। वो गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलवाने के लिए वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं शंकराचार्य। लेकिन बीजेपी का स्टैंड भी आपको पता चल ही गया होगा। जैसे ही मुसलमानों ने भी ईद के दिन आप बकरीद के दिन ये कहा कि आप भई राष्ट्रीय पशु ही घोषित कर दो गाय को। तो बीजेपी ने ये कहा कि वो राष्ट्रीय पशु गाय को इसलिए घोषित नहीं कर सकते क्योंकि उससे गाय को पशु का दर्जा मिल जाएगा जबकि हिंदू तो उसको माँ मानते हैं। तो हमारी माँ है वो पशु थोड़ी ना इसलिए राष्ट्र पशु राष्ट्रीय पशु उसको घोषित नहीं किया जा सकता। इस किस्म की बयानबाजी बीजेपी के कई सारे नेताओं की तरफ से देखी। तो मुसलमान भाईचारा या फिर और भी कई धार्मिक लोग राष्ट्र इसको राष्ट्रीय पशु बनाने की बात या इसके दर्जे के लिए इसलिए मांग कर रहे थे, राष्ट्रमाता का दर्जा देने की इसलिए मांग कर रहे थे, ताकि जो बार-बार गाय के नाम पर पॉलिटिक्स होती है, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग्स होती है या मुसलमानों को तंग किया जाता, उससे कहीं न कहीं मुसलमान निजात पाना चाहते थे। लेकिन खैर, मुझे लग नहीं रहा कि बीजेपी ऐसे इश्यू जिनसे वो पोलराइज़ेशन कर पाती है, उनको इतने आसानी से निपटा देगी। तो मुझे नहीं लगता कि शंकराचार्य की कोई बात मानी जाएगी। शंकराचार्य को तो ऑलरेडी पहले भी जो उत्तर प्रदेश सरकार है, योगी आदित्यनाथ है, वो तंग कर चुके हैं और अब दोबारा भी उनको तंग किया जा रहा है। जी, इससे आगे अगर बढ़े तो काशी में 200 साल पुरानी एक मस्जिद को 22 मिनट में देरी कर दिया गया, हटा दिया गया। हाँ, ये बड़ा अजीब लगा ये खबर आज मैं देख रहा था। ये अजगैब शहीद मस्जिद थी और तकरीबन 200 साल पुरानी थी और वाराणसी में आधी रात में, रात को 12-1 बजे के आसपास इस मस्जिद को प्रशासन ने ढा दिया और मतलब 5 बुलडोज़र लगाए और 22 मिनट के अंदर-अंदर इस मस्जिद को तोड़ दिया गया। पूरा मलबा भी रातों-रात ट्रकों में भरकर वहाँ से हटा दिया। मतलब सुबह उठे तो लोग बिल्कुल उसको प्लेन कर दिया। तो 1000 से अधिक जो पुलिस जवान थे वहाँ पर मौके पे तैनात कर रखे थे, डीसीपी तक की वहाँ पे ड्यूटी लगाई गई थी, तो काफ़ी वहाँ पर विवाद रहा और प्रशासन का कहना है कि जो ये मस्जिद है, ये रेलवे की ज़मीन के ऊपर बनी हुई थी, इसलिए इसको हटा दिया था और इसलिए इसको हटाया गया। ख़ैर, रेलवे स्टेशन को मॉडल बनाया जा रहा है, इसलिए यहाँ से ये मस्जिद हटानी पड़ी, तो उस मस्जिद को हटा दिया गया है। और साफ कर दिया गया है। ऐसे ही एक ऐसा इसी किस्म का मामला हमें वो भी देखने को मिला कि भोपाल में भी जो बख्तरुल्ला खान जो यूनिवर्सिटी है, उसको भी ये कहा जा रहा है कि उसका नाम बदलने की भी बात चल रही है। अगर उसका भी नाम बदला जाएगा तो वो भी एक अपने आप में बड़ी खबर होगी। तो उसकी उसकी चर्चाएँ भी काफ़ी चली हुई हैं कि जो भोपाल की जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम भी हिंदू नाम किया जा रहा है। तो खाली ये मस्जिद गिराने की बात नहीं है, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी का नाम बदलना हो चाहे भोपाल में, वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय रखने की बात चल रही है। उसमें जो कार्य परिषद की जो उनकी वर्किंग काउंसिल होती है,
यूनिवर्सिटी की, उन्होंने तो परमिशन भी दे दी, राज्यपाल को भेज दिया है इसको बदलने के लिए। तो खैर बीजेपी हर लेवल पे कहीं न कहीं माइनॉरिटीज़ के चाहे धार्मिक स्थल हों या फिर उनके उनके नाम से बने हुए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हर जगह से उनका नाम मिटाना चाहती है। यहाँ तो पूरी मस्जिद को ही मिटा दिया गया। तो ये चीज़ें हम लगातार भारत में देख ही रहे हैं कि कैसे जो एक अल्पसंख्यक समुदाय है, कम गिनती के लोग हैं, उनकी इबादत गाहों को हटाया जा रहा है, उनके नामों को बदला जा रहा है, उनके नाम उन जो शहर जो बसाए थे जिसमें उर्दू के नाम से जिन शहरों के नाम है उनको भी बदला जा रहा है। तो ये लगातार ये भारत में चल रहा है। जी। और इससे आगे अगर बढ़े तो नीट यूजी पेपर लीक के बाद एक और आत्महत्या का मामला कथित तौर पर सामने आया है। देखिए, जब से नीट यूजी वाली परीक्षा का मामला आया है तब से अब तक 5 जो अभ्यर्थी थे उन्होंने आत्महत्या की है। कम से कम 5 मतलब जो मीडिया में रिपोर्ट हुए हैं, उसमें आज फिर एक आत्महत्या हुई। और इसके बाद ये मध्य प्रदेश के मऊगंज इलाके की रहने वाली है आकांक्षा चतुर्वेदी। इससे पहले एक आकांक्षा चतुर्वेदी ने नागपुर में कथित तौर पर आत्महत्या की थी। तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनको राहुल गांधी, उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि आकांक्षा डॉक्टर बनकर देश और समाज की सेवा करना चाहती थी। उनके पिता किसान हैं। बेटी के डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड पर 3 लाख रुपए का लोन लिया हुआ था। इतना ही नहीं, उन्होंने नागपुर में स्वयं रसोई की नौकरी भी की ताकि उसकी बेटी वहां कोचिंग कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक पिता के हर संभव प्रयास के बाद फिर नीट का पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द कर दी गई। इसी अनिश्चितता के बीच आकांक्षा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई। तो हमें देखा कि कैसे राहुल गांधी ऐसे परिवार वालों से मिले जिनके बच्चों ने सुसाइड किया। तो उनके परिवार वाले भी ये कह रहे थे कि ये परीक्षा वरीक्षा तो आप दोबारा करवा दोगे, लेकिन हमारे बच्चे थोड़ी ना वापस आ जाएंगे। तो काफी इसको लेकर मतलब दिखा जो रोष है परिवार वालों में, वो काफी रोष देखने को मिला। खैर देखते हैं कि इस मामले में होगा क्या। 6 जून को कोकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान की जो नाकामियां हैं उसको छुपाने में बीजेपी पूरी लगी हुई है, जो एजुकेशन मिनिस्टर है भारत के। और मतलब मेरे को लगता है कि कम से कम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो ले ही लेना चाहिए बीजेपी ने। पिछले कितने दिनों से ही लगातार ये कितनी सारी एग्जाम्स लीक हुए हैं, कोई परीक्षाएं कैंसिल हुई, कभी सीबीएसई का मामला आ जाता है, कभी नीट का मामला आ जाता है, कभी कुछ मामला आ जाता है। तो काफी बुरी स्थिति इस समय बनी हुई है शिक्षा के क्षेत्र में भारत में। जी। इससे आगे बढ़े तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर अलग अलग किस्म की ये खबरें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस में उनकी वापसी हो सकती है। इसके संकेत भी दे रहे हैं लीडर्स। हाँ, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने ये बात कही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके संपर्क में हैं और वो उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं। वापसी के संकेत वो दे रहे हैं और वापसी आ सकते हैं। सारा मामला आपको ध्यान होगा कि एक इंटरव्यू से शुरू हुआ था। इंटरव्यू में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताया कि कैसे उनके भाई की डेथ के ऊपर बीजेपी के किसी भी व्यक्ति का फोन नहीं आया। राहुल गांधी ने उनको मैसेज ड्रॉप किया, उनको फोन किया। और ऐसे ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है उसको भी क्रिटिसाइज किया। और क्रिटिसाइज करने के बाद इवन ये भी कहा कि केवल ढिल्लो जो है वो कैपेबल बंदा भी नहीं है उस पद के लिए। और इसके अलावा उन्होंने नाराजगी जाहिर भी की कि बीजेपी में फैसले लिए जाते हैं, उनकी कोई राय नहीं ली जाती। तो ये कई सारी बातें उन्होंने अपने इंटरव्यू में की, जिसके बाद जो माहौल था वो काफी गर्म हुआ कैप्टन के इर्द गिर्द। और उसी के बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बयान आया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हम उनके टच में हैं, उनके वापस कांग्रेस में आने की जो चर्चा है वो शुरू हो गई है और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कैप्टन साहब की कांग्रेस में सम्मानित तरीके से वापसी हो जाए। तो खैर आपको पता हो कि उनकी जो वापसी की जो चर्चे हैं वो इसलिए
शुरू हुई है, क्योंकि कहीं न कहीं वो कांग्रेस की तारीफ करते हुए भी उस इंटरव्यू में दिखे थे। तो खैर देखना होगा कि हुड्डा साहब कैसे कैप्टन अमरिंदर की वापसी करवाते हैं, तो ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन हाँ, चर्चाएँ इस बीच में काफ़ी गर्म हैं। जो जी। 10 जनपथ है, उस पर भी बहुत सारी भागदौड़ देखी गई कैप्टन को लेकर। कैप्टन हालाँकि 80 पार हो चुके हैं। मुझे समझ नहीं आता कि अगर कैप्टन वापस भी आते हैं कांग्रेस में, तो किस काम के होंगे, कैसे उनका इस्तेमाल किया जाएगा? रोल भी अभी शायद उसके ऊपर भी डिस्कशन हो ही रहा होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के पद से तो ऑलरेडी हटाए जा चुके हैं, तो मुख्यमंत्री तो नहीं बनाएगी दोबारा कांग्रेस उनको वापस लेके। तो खैर, जो भी बार्गेनिंग कांग्रेस और कैप्टन के बीच में हो रही होगी, तो अभी बाहर नहीं आई है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कांग्रेस हाथ-पैर ज़रूर मार रही है कि उनके पुराने कैप्टन को वापस कांग्रेस में ले लिया जाए। जी, इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। अब जुड़े जानकारियाँ साझा की, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरप्रीत।